आइसोमेरिज्म में जैसे स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो थोड़ा बाद की बात है। पहले जस्ट हम स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर्स कहने का अगर एक वर्ड में मैं आपको मतलब बताऊं, तो जब दो स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग डिफरेंट होगी लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तब हम उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। आइसोमर तो आप जानते ही हो, आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर हम दो स्ट्रक्चर डिफरेंट करते हैं किसी कंपाउंड के, तो दो स्ट्रक्चर अलग अलग होने का मतलब कई सारे हैं। उनमें से दो मतलब निकालते हैं हम अलग स्ट्रक्चर होने के। नंबर वन, दो स्ट्रक्चर होना मतलब दोनों स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग ही अलग अलग होना। दूसरी बात, दो स्ट्रक्चर अलग अलग होना मतलब बॉन्डिंग सेम होना लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होना। ये दो अलग बात हो गई। तो अगर दो आइसोमर ऐसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही भाई, वो थोड़ा ही अलग कर सकते हो। दो आइसोमर्स अगर ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी बॉन्डिंग अलग होने के कारण उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तब हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और दो आइसोमर्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। स्ट्रक्चर उनके अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग भी सेम है लेकिन फिर भी उनके स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तब हम ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे कि ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये रूट है बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि होते स्ट्रक्चरल के हैं, आप एंटर कर जाते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। जरूरत ही नहीं है अगर किसी को ये बेसिक क्लियर है तो। कैसे, मैं एग्जांपल अगर आपको देता हूं, अगर मैंने एक ये 1 क्लोरो प्रोपेन लिखा और एक 2 क्लोरो प्रोपेन लिखा, तो यहां तो बॉन्डिंग ही अलग है भाई। 1 पर क्लोरीन लगा है, 2 पर क्लोरीन लगा है, दोनों के बॉन्ड ही बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। अब स्ट्रक्चरल में कौन से हैं ये तो बाद की बात है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब क्यों बॉन्डिंग डिफरेंट लग रही है? 1 पर क्लोरीन, 2 पर क्लोरीन। 2 पर क्लोरीन होने से क्या फर्क पड़ गया? ये एक ऐसा कार्बन है जो सेकेंडरी कार्बन है, ये एक ऐसा कार्बन है जो प्राइमरी कार्बन है, ये एक ऐसा कार्बन है जिससे दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक ऐसा कार्बन है जिससे एक ही हाइड्रोजन लगा है। तो अलग अलग बॉन्डिंग है, सामने दिख रही है बॉन्डिंग अलग। जब बॉन्डिंग ही डिफरेंट होती है तब हम इनको बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कई सारे टाइप के हैं। स्टीरियो आइसोमर्स को बाद में करेंगे जब हम स्टीरियो करेंगे। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का, स्ट्रक्चरल हैविंग डिफरेंट बॉन्डिंग बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टीरियो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम बॉन्डिंग बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए, अब अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बात बड़ी क्लियर समझ आ जाएगी। डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ क्लोरीन एंड क्लोरीन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा इसका आइसोमर लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूं, यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आप इसमें बॉन्डिंग देखो। नंबर 1, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन। एक कार्बन पर क्या लगा है? क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। कार्बन 1 पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। कार्बन 2 पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। 2 पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। बॉन्डिंग सेम लेकिन क्या चीज डिफरेंट? डिफरेंट है इसके स्पेस में ओरिएंटेशन। ये जो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं, ये दोनों क्लोरीन एटम एक ही तरफ हैं और ये क्लोरीन एटम अपोजिट हैं। अगर मैं इसका एक स्क्वायर बना दूं तो डायगोनल पर हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर बना देता हूं तो साइड पर हैं ये दोनों क्लोरीन। और ये एक दूसरे में नॉन इंटर कन्वर्टिबल भी है, रोटेशन रोटेशन नहीं हो सकता इसमें। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 2 में कन्वर्ट कर पाओ,
ऐसा नहीं है। रोटेट अगर हो जाते, ये मान लो ये अगर ऐसा होता, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर क्लोरीन होते ये दो, तब मैं इनको नहीं बोलता स्टीरियो आइसोमर। ये तो रोटेट होकर, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी लगे हैं, ये रोटेट होकर क्लोरीन नीचे आ जाता, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऊपर होते ही। अब मैं इनको बोलूंगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के रोटेशन के बाद बन रहे हैं, तो हम इन्हें स्टीरियो या ज्योमेट्रिकल आइसोमर नाम नहीं देंगे। ये बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं एंड स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। सेम बॉन्डिंग डिफरेंट ओरिएंटेशन which are not interconvertible are stereoisomers. Compound having same molecular formula but different bonding, बॉन्डिंग अलग हो गई तो ओरिएंटेशन तो अलग होगा ही होगा। एक पहले कार्बन पर क्लोरीन लगा, एक दूसरे पर लगा है, तो अलग ओरिएंटेशन हो गया। तो इनको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिटेल में आते हैं पहले, बाकी बाद में करेंगे। बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेन टाइप करेंगे जो हमारे काम के हैं, फालतू नंबर नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ गिनती। मेन टाइप के चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म मैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा, बड़ा काम का एरिया है जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ये बड़ी तेजी से इसकी डेफिनेशन बताकर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके फिर मैं टॉटोमेरिज्म पर आ जाऊंगा सीधा। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? कार्बन चेन ही जब डिफरेंट हो जाए, क्वेश्चन हम इकट्ठे करेंगे इनके, पहले का, दूसरे का एंड तीसरे का, इनका तीनों का क्वेश्चन हम सेगमेंट इकट्ठा करेंगे। बल्कि मेटामर्स भी ले सकते हैं हम इसमें साथ, ये भी सिंपल पार्ट है। पोजिशनल एंड मेटामर्स एक ही होते हैं। इन चार के क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। टॉटोमेरिज्म को मैं अलग से करा करके फिर उसके क्वेश्चंस में इकट्ठे डिस्कस करूंगा। पहले हम ये चार की डेफिनेशन करते हैं कि ये चार कौन से हैं, क्या है। जब दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, अब आइसोमर अगर बोल रहे हैं तो भाई वो बात तो अपनी जगह वहीं रहेगी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो बात फिक्स हो गई। यहाँ तो बिल्कुल एक लकीर खिंच गई है, इससे नहीं हिलना। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है ही। अब अगर स्ट्रक्चर बोल दिया तो बॉन्डिंग तो डिफरेंट है ही। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग, बट ऑल्सो डिफरेंस इन कार्बन चेन। बॉन्डिंग में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कार्बन चेन ही अलग है। जैसे कार्बन चेन एक मैं लिखता हूं, 4 कार्बन की, 3 कार्बन की चेन लिख देता हूं, जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूं। मॉलिक्यूल नंबर 1 हो गया मेरे पास, मॉलिक्यूल नंबर 2 हो गया। दो मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो गया C4H10। C4H10 में यहां कार्बन चेन में 4 कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन में, यहां 3 कार्बन है चेन में। कार्बन चेन अलग अलग है तो इनको चेन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर्स हम बोल देते हैं। C4H10 से 4 कार्बन की चेन लिखी जा सकती है, 3 कार्बन की चेन लिखी जा सकती है, इनको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स में जो कार्बन चेन होती है वो डिफरेंट नहीं होती, सेम रखनी पड़ती है कार्बन चेन। सेम कार्बन चेन रखते हुए साइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, लोकेंट की पोजीशन वेरी करती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या खास बात हो गई? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चर बोले तो having same molecular formula but different bonding pattern, which have same carbon chain but different position of side groups। जैसे मैं एक कार्बन चेन लेता हूं 4 की, दूसरी कार्बन चेन भी 4 की लेता हूं, इसमें कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन लगा दिया, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन लगा दिया। अब ये चेन आइसोमर नहीं कहला सकते,
4 कार्बन की चेन यहां है, 4 कार्बन की चेन यहां, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। आईयूपीएसी नेम लिखते हुए वर्ड रूट सेम आना चाहिए। वर्ड रूट अगर सेम आएगा आईयूपीएसी लिखते हुए तब पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। पोजीशन साइड ग्रुप की 2 है, पोजीशन साइड ग्रुप की क्लोरीन की 1 है। मिथाइल है, जैसे हेक्सेन पर 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हो सकता है, 3 पोजीशन पर मिथाइल हो सकता है। 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन हेक्सेन चेन तो वही है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है मिथाइल की, 2 पर एंड 3 पर लगी हुई है पोजीशन, तो हम बोलेंगे इनको पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक पार्ट है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें साइड ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर लगे हों, किसी सेम पेरेंट कार्बन चेन पर बॉन्डिंग इसलिए अलग अलग हुई क्योंकि पोजीशन अलग अलग थी साइड ग्रुप की, इनको बोला जाएगा कि ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बड़ा सिंपल सा ये एक क्लासिफिकेशन था, +1 में आपने किया था, तो अभी भी जहां पर नोट्स होंगे जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ, रीड कर लो तो आ जाएगा। फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं हम उसके बाद। नाम से पता चल रहा है फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाएंगे। स्ट्रक्चर तो है ही, ये स्ट्रक्चर होने का मतलब बॉन्डिंग तो अलग अलग रखनी ही रखनी है। आपने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, सपोज करते हैं एक लिखा C3H8O, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपने ऐसे 2 स्ट्रक्चर लिखे जिसमें बॉन्डिंग अलग अलग थी, तो ठीक है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, बॉन्डिंग अलग थी क्योंकि। लेकिन आपने और देखा तो देखा फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग थे, तो आपने डिसाइड कर लिया ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब C3H8O से मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2OH। दूसरा मैं लिख सकता हूं CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, यही आ जाएगा C3H8O। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल एंड ईथर जो आपने बनाए, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे, इसलिए इन दोनों को फंक्शनल, ना तो चेन है ये ना ही पोजिशनल है, इनमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हम इन्हें पोजिशनल आइसोमर नहीं कहने का अधिकार रखते हैं। हाँ, अगर इस अल्कोहल के हम पोजीशन चेंज कर देते, यहां लिख रहा हूं ऊपर कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन में प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल लिख दिया, अब तो कार्बन चेन दोनों में सेम है, 3 की इसमें है 3 की इसमें है। अब ये दोनों पोजिशनल हो गए, ये पहले वाला है ये दूसरे वाला है, इन दोनों को बोला जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ये कहां से फंक्शनल हो जाएंगे, दोनों में अल्कोहल अल्कोहल है, अल्कोहल थोड़ा ही डिफरेंट हुआ। तो जो मिक्स प्रॉब्लम होती है वहां थोड़ा सा आप कई बार घूम सकते हो। कभी भी ये प्रॉब्लम जो दी जाएगी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दी जाएगी, आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म वाली प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं दी जा सकती है। आपको कंपाउंड का नाम दिया होगा, आपको लिखा होगा क्लोरोपेंटेन कैन शो हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स। क्लोरोपेंटेन जब दे दिया तभी तो अब मैं अगर क्लोरोपेंटेन की जगह ये लिख करके दे देता हूं, देखो एक सोच के देखो, अच्छा तो आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो मैंने कह दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया कि C5H11 Cl के कितने पोजिशनल आइसोमर बने। 4 लोग अलग अलग करेंगे, इसे ईमानदारी से करेंगे, सही करेंगे, चारों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि किसी एक ने शुरुआत की
और C5H11Cl का ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसमें क्या पोजीशन चेंज करोगे? कौन मना कर सकता है? C5H11Cl का 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन गिनो, 11 है, 3 3 6 9 और 2 11। ठीक है, किसी और के दिमाग में आई, मेरे दिमाग में आई, सपोज करते हैं मैंने C5H11 का ये लिख दिया। अब इसका 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो 3 बन गए इसके पोजिशनल। इसका तो एक, बस ये जो सामने लिखा है यही स्ट्रक्चर है। इस क्लोरीन को मैं यहां लगाऊंगा तो भी वही है, इसको इधर लगा दूंगा तो भी, इसको इधर, यहां लगा नहीं सकता, ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। अब आप सोच सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख करके देने में तो प्रॉब्लम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म को, नहीं मिलेगा कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, थोड़ा सा इसको ऑल्टर करके दिया जा सकता है, प्रॉब्लम को बड़ी बना के। राइट ऑल पॉसिबल structure of C5H11 which are also showing positional isomers। अगर ये बोली है बात, या आपको ये कहा गया है राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H11Cl इंक्लूडिंग पोजिशनल आइसोमर, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं दे सकते C5H11Cl के पोजिशनल आइसोमर बताओ, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। तो जब आप इनके साथ वर्कआउट करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि हम इन्हें किस तरह से सोच रहे होते। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत सारे पार्ट हैं। चेन आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही दिया जाएगा। पोजिशनल आइसोमर आपको एक चेन गिवन होगी। फंक्शनल आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिखोगे। और मेटामर्स क्या है वो मैं भी बता रहा हूं। फंक्शनल आइसोमर का एक आधा एग्जांपल और मैं दे देता हूं। फंक्शनल आइसोमर्स हम कहते हैं उनको, जैसे हमने लिखा C3H6O2, C3H6O2 से आप एक लिख सकते हो मॉलिक्यूल CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया हमने, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। एक और लिख सकते हैं, एसिड लिखा जाएगा तो एस्टर जरूर लिखा जाएगा, अगर कम से कम 2 कार्बन है तो। 1 कार्बन का तो एस्टर नहीं बन पाएगा। तो अगर एसिड है तो उसका फंक्शनल आइसोमर जरूर एस्टर होगा। एस्टर, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल, ईथर फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। कीटोन, एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ये तो बड़े कॉमन हैं, इसके अलावा और भी हैं, आगे भी हम सोच सकते हैं। एल्डिहाइड एंड इपॉक्साइड फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। कभी किए होंगे हमने ये क्लास में, उनको जाकर के रिवाइज करना बड़ी अच्छी तरह से। C3H6O2 है, इसका एक फंक्शनल आइसोमर हम लिख सकते हैं एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 6। ये है एस्टर, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल आइसोमर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आसान सा क्वेश्चन आएगा, कहीं आएगा तो इससे आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आएगा। कई बार पोजिशनल से भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, या टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। काफी चीजें उसमें हमारी सोचने की, केमिकल रिएक्शन से रिलेट हो जाता है टॉटोमेरिज्म। अब हम आते हैं एक मेटामेरिज्म पर। 3 हो गए ये हमारे, मैंने जस्ट डेफिनेशन बताई है, 2 एग्जाम्पल बता दिए इनके।
मेटामेरिज्म पर आते हैं। मेटामेरिज्म इज नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? हम किसी साइड ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हैं, बस हम यहां से ये साइड वर्ड हटा देते हैं। ये ग्रुप जो भी जिसकी भी पोजीशन चेंज की जाती है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का हो सकता है मतलब, एक तो ये है कि ये साइड में है ग्रुप, साइड ग्रुप है, लोकेंट है, प्रीफिक्स है, या मिथाइल वगैरह होगा तो प्रीफिक्स बोला जाएगा ना, कार्बन की चेन बड़ी है तो लोकेंट हम इसे कहते हैं, साइड ग्रुप कहते हैं। ये कई बार फंक्शनल ग्रुप या और भी कुछ बीच में ट्रैप्ड हो सकता है, जैसे ये है। ये दो एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। पोजिशनल आइसोमर्स का मतलब पोजीशन चेंज कर देना। करो चेंज पोजीशन, OH को हटा के इधर कर दो, कर दी, पोजिशनल आइसोमर हो गया बिल्कुल। 1 2 3 4 1 ऑल, ब्यूटेन, ब्यूटन 1 ऑल, ब्यूटन 2 ऑल। ब्यूट वहीं का वहीं है, साइड ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप अलग है, चेन पे मूव कर रहा है। यहां फंक्शनल ग्रुप ट्रैप्ड है जब फंक्शनल ग्रुप सैंडविच्ड होते हैं। सैंडविच का मतलब सुबह को खाते होंगे सैंडविच कभी कभी, हमने टिक्की रखी बीच में, दो बर्गर के बीच में सैंडविच बना दिया, मतलब बर्गर को आधा कर दिया, उसके बीच में टिक्की रखी, या चीज स्लाइस रखा और दो आपने जो है स्लाइस लिए, ब्रेड स्लाइस लिए और उनके बीच में। अब ये दो ग्रुप्स हैं, ये सैंडविच करने का मतलब है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको याद रहे, ताकि ये दो ग्रुप थे उनके बीच में ऑक्सीजन सैंडविच हो गया। ऐसा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो दो ग्रुप के बीच में या तीन ग्रुप के बीच में दब जाए, बेचारा सैंडविच हो जाए, तब वो पोजिशनल ना देकर एक मेटा एक मेटामेरिज्म शो करेगा या मेटामर्स बनाएगा। अब अगर मैं इसकी पोजीशन को खिसकाता हूं, यहां से हटाता हूं, इसको दूसरी तरफ करने की कोशिश करता हूं, तो ये साइड ग्रुप तो है नहीं। ये पहुंचकर आगे पहुंचकर क्या करेगा? कार्बन, जब मैंने इसको आगे खिसका दिया तो ये कार्बन तो इधर रह गया, कार्बन, फिर ऑक्सीजन बीच में, फिर ये दो कार्बन रह गए। ये जिन चीजों से इसको सैंडविच बना रखा था वो उनके नेचर में चेंज आ गया। पहले यहां मैंने एक कार्बन ले रखा था, तीन कार्बन ले रखे थे, तीन कार्बन एक कार्बन के बीच में सैंडविच कर रखा था इस ऑक्सीजन को। अब दो कार्बन एंड दो कार्बन के बीच में सैंडविच है। पेरेंट कार्बन चेन तो ये नहीं है, पेरेंट कार्बन चेन तो ये थी। है तो कुछ कुछ वैसा सही जैसा कि एक पोजिशनल आइसोमर्स होता है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है? कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं वो कम से कम दो वैलेंसी वाला होना चाहिए, जैसे ईथर, जैसे सेकेंडरी अमीन, जैसे कीटोन, जैसे एस्टर, जैसे टर्शरी अमीन, जैसे इपॉक्साइड। जब कोई फंक्शनल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप के बीच में सैंडविच्ड होता है तब मेटामेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। जब किसी फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है तब वो साइड में लोकेंट की तरह चलता है और पूरी चेन को चेंज किए बिना मूव करता है। मेटामेरिज्म एक ऐसे टाइप का पोजिशनल आइसोमेरिज्म है जिसमें पोजीशन चेंज कर देने से साइड चेन चेंज हो जाती है। 3 की थी, अब 2 की हो गई है। जबकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म एक ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसकी में पोजीशन चेंज करने से साइड चेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 की थी, अभी भी 4 की है।
ब्यूटेन 2 ऑल था, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, ब्यूट ही रहा। यहां पर नहीं है, यहाँ मिथॉक्सी प्रोपेन है, यहाँ इथॉक्सी इथेन है, वर्ड रूट चेंज हो गया आईयूपीएससी नेमिंग जब हम करेंगे। तो ये एक रूट सोचते हुए, तो मेन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं जो मेटामेरिज्म होता है एंड पोजिशनल, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूं। एक मेनली ईथर के एग्जाम्पल करने हैं आपको, और कीटोन के करने हैं एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हो सकता है एस्टर का, एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक इपॉक्साइड होता है, इपॉक्साइड का, ये भी मेटामेरिज्म शो करता है। एमीन्स भी हो सकते हैं, एमीन्स का भी एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। तो देखो पहले इनके 2-4 एग्जाम्पल, पहले हम इनके कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म पर आ जाएंगे इनकी कुछ प्रॉब्लम कर लेने के बाद। जैसे ईथर लिया मैंने, ईथर में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन। एक और काम की बात बताऊंगा अभी पहले, लेकिन जो बेसिक है वो पूरा हो जाए, फिर आएंगे इसमें। एक कहीं ना कहीं ग्लिच है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। तो कीटोन, कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कीटोन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आगे मैं खिसकाऊंगा तो फिर यही बन जाएगा, 2 कार्बन का 3, मैंने इधर खिसकाया तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो अब ये कीटोन में साइड ग्रुप अलग अलग है, यहाँ साइड ग्रुप अलग अलग है। एक पॉइंट की बात मैं बताऊंगा तो अभी आएंगे, वो सब में लग जाएगी। एस्टर, एस्टर का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OCH3। दूसरा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C2H5। इस पोजीशन पर अगर मैं चेक करता हूं तो ये इथाइल ग्रुप आ रहा है। इथाइल आने का मतलब क्या हो गया, ये इथाइल है, कार्बन पर लगा है, लेकिन यहाँ कार्बन पर मिथाइल लगा है। OCH3 ग्रुप है, ऑक्सीजन पर मिथाइल है, ऑक्सीजन पर इथाइल है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। मैंने क्या किया, इस एस्टर की पोजीशन को चेंज कर दिया। एस्टर की पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है एस्टर मेरा, इसको इधर खिसका दिया। जब इधर खिसका दिया तो एक कार्बन इधर आ जाएगा, जब ये कार्बन इधर आ गया तो इधर इथाइल हो गया, इधर मिथाइल ग्रुप हो गया। ये बोला जाएगा कि एक दूसरे के मेटामर्स हैं। इपॉक्साइड पर आते हैं, ये मत देख लेना कि इधर भी इथाइल है इधर भी मिथाइल है, मिथाइल इथाइल दोनों तरफ, लेकिन भाई मिथाइल लगा है ऑक्सीजन से या मिथाइल लगा है कार्बन से, फर्क है दोनों में। इपॉक्साइड पर आते हैं, इपॉक्साइड पर जब आएंगे तब हमें कार्बन कहते किसको हैं ये देखना पड़ेगा। इपॉक्साइड, ये ग्रुप इपॉक्साइड ग्रुप है, एक ऐसा ईथर जो 2 कार्बन के बीच में ट्रैप होकर साइक्लिक बना दे स्ट्रक्चर, ये इपॉक्साइड कहलाता है। इस इपॉक्साइड को जब मैं शिफ्ट करता हूं दूसरी तरफ तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक कार्बन से, ये कार्बन मैंने इधर ले लिया, एक कार्बन इधर ले लिया, तो इपॉक्साइड शिफ्ट हो गया। इथाइल इथाइल आ गए दोनों तरफ, और इधर प्रोपाइल 3 कार्बन का था, ये यहां कार्बन 1 था, यहां कार्बन 2 रह गए, अभी इधर कार्बन 2 रह गए। ये हमारा इपॉक्साइड का मेटामेरिज्म रहेगा। अब मैं एक बात बोल रहा था आपको कि कभी जब भी हम चेंज करते हैं तो कार्बन चेन चेंज हो जाती है।
कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें पेरेंट कार्बन चेन नहीं भी चेंज होगी, ईथर में तो होगी चेंज, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग का जहां तक क्वेश्चन है तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि वर्ड रूट नहीं भी कई बार चेंज होता है, क्योंकि ईथर को फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी नहीं मानता, उसको प्रीफिक्स लिखता है। तो एक मैं टिपिकल एग्जांपल बताना चाह रहा हूं आपको, ये है प्रोपाइल, ये है मिथाइल। यहां तो क्लियर कट बिल्कुल डिस्टिंक्शन है, ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, मिथाइल से इथाइल बन गया, प्रोपाइल से इथाइल बन गया। लेकिन अगर मैं साइड ग्रुप की पोजीशन इस तरह से चेंज करूं कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन भी चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करने से काम हो जाते हैं, जो हो सकते हैं वही काम होते हैं, कोशिश करने से, ध्यान रखना। जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है वही काम होते हैं कोशिश करने से, बाकी नहीं होते। ये जैसे मैंने कार्बन लिया, ये 3 कार्बन लिए, अब मैं इस 3 कार्बन को जब देख रहा हूं तो कार्बन नंबर 1 से कनेक्टेड है, ये 1 2 एंड 3। जब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया तो ऐसे किया कि कार्बन चेंज नहीं किए, लेकिन इस ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो गई। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। मीन्स मैंने ये यहां से तोड़कर इस कार्बन नंबर 2 से जोड़ दिया, बस इतना काम किया। ये पहले ये था प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, अब ये हो गया आइसोप्रोपाइल। तो ऑक्सीजन की पोजीशन अब भी चेंज हुई है, लेकिन कार्बन की गिनती चेंज नहीं हुई। इसको भी हम बोलेंगे कि ये मेटामर है, सैंडविच हो गया अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में, तब हम इसे मेटामर का नाम देंगे। यही कंडीशन यहाँ है। अगर मैं इसे बोलता हूं 1 2 3 4 5 6, नाम क्या लिखोगे इसका? हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 3 ओन। तो साइड ग्रुप की पोजीशन चेंज करने का मतलब आप ये नहीं इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को उठा करके यहां पर शिफ्ट कर रहे हो। एस्टर में तो सभी कुछ चेंज हो जाएगा, एस्टर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बाकी अल्कोहल मेटामर नहीं बनाएंगे, क्लोरो एल्केन मेटामर नहीं बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामर नहीं बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप एक एस्टर दूसरे एस्टर से मेटामर बना सकता है। अगर मैं एक एस्टर दूसरा एसिड लिख रहा हूं फिर मेटामर थोड़ी बोलूंगा, फिर तो मैं फंक्शनल आइसोमर बोलूंगा उनको। तो ये मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दिया। इसमें अभी टॉटोमेरिज्म की प्रॉब्लम हम करेंगे। टॉटोमेरिज्म करने से पहले हम इसको एक बार पहले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन 4-5 ये जो मैंने टाइप्स आपको बताए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, फिर हम टॉटोमेरिज्म की थ्योरी पर आएंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। ये 3 प्रॉब्लम आपको 1 मिनट में करके रखनी है, कॉपी पेन पर सॉल्व करना है। और ये ध्यान देते हुए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब चेन भी बनाने हैं, पोजिशनल भी बनाने हैं, फंक्शनल बने तो फंक्शनल बनाने हैं, जो भी स्ट्रक्चरल में आते हैं वो सारे लिखने हैं। देखो पहले वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले नंबर पर जो हमारा C3H6 है, उसमें जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो हमें देखने हैं। क्योंकि ऑल स्ट्रक्चर लिखा है तो हमें लिखना होगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अगर मैं सारे हाइड्रोजन फीड कर दूंगा तो ये तो एल्केन बन जाएगा। ये है CnH2n, एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर में ये लिख पाया जो सामने लिखा है। प्रोपीन एक और बनेगा, साइक्लिक, एक एल्कीन के बिहाफ पर एक रिंग जरूर बनता है। ये स्ट्रक्चर हमें एक लिखना होगा। बस पहले वाले का आंसर 2 आएगा, कोई और आंसर नहीं बन पा। अब इसमें हमें क्योंकि स्ट्रक्चर लिखने हैं, बस जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं जिसमें बॉन्डिंग अलग अलग है, सेम बॉन्डिंग वाले नहीं लिखने हैं। जब स्ट्रक्चर ही बोल दिया कि स्ट्रक्चर अलग लिखने हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने हैं, वो तो स्टीरियो में पहुंच जाते हैं ना। फिर हम ज्योमेट्रिकल पर लिखते हैं अगर, तो जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं C4H9Cl,
CnH2n+1Cl। 4 कार्बन की जितनी चेन बन सकती हैं वो सोच लो पहले। 4 कार्बन की एक चेन तो ये बन सकती है, 4 कार्बन की एक चेन बन सकती है, मिथाइल ग्रुप साइड में लगा दो, बस ये 2 बन सकते हैं। अभी क्लोरीन नहीं लिखा मैंने। अब आप 4 कार्बन की इन चेन्स पर जहां जहां क्लोरीन लग सकते हैं वहां वहां लिख दो। एक क्लोरीन यहां लिख सकता हूं मैं, और 4 कार्बन की इस चेन पर एक क्लोरीन मैं अगर दूसरी पोजीशन पर लिख दूं, मीन्स यहां पर लिख दूं, तो ये 2 आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरली हैं, पोजिशनल हैं, मतलब स्ट्रक्चरली हैं। ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा। तीसरे में क्लोरीन नहीं लिखा अभी मैंने। जब मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर दूंगा तो यहां लिख सकता हूं क्लोरीन, और क्लोरीन में सेंट्रल कार्बन पर भी लिख सकता हूं। किसी के दिमाग में बिल्कुल ये आएगा, और बिल्कुल गलत आएगा कि क्लोरीन यहां भी लिख सकते हैं। लिखने को तो कहीं भी लिख दो, लिखने को तो क्लोरीन यहां भी लिख दो, कौन मना करेगा, लेकिन आंसर होना चाहिए ना हमारा। आंसर तो तब आएगा जब ये डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर। अगर किसी ने क्लोरीन यहां लिख दिया है तो ये तीसरा, चौथा स्ट्रक्चर अलग, ये पांचवा स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर तीसरा ही है जो दोबारा लिख दिया गया है। देखो कैसे, IUPAC नेम लिख के देख लो दोनों के, पता चल जाएगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1-chloro-2-methyl propane। जब मैं इसका IUPAC नेम लिखना शुरू करूंगा तो गिनती तो यहां से करूंगा ना, 1, 2 and 3, 1-chloro-2-methyl propane। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में इसमें आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं निकाल के लाता है, किस पे इतना टाइम है, निकाल के लाएगा भी तो कोई सैकड़ों में कोई एक क्वेश्चन निकलेगा ऐसा। दिन रात पूछे जाने वाले ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिनमें जो दिन रात करते हो उसी में गलती होती है। अब बच्चा जल्दी में क्या करेगा, लिखेगा, अच्छा हाँ एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब वहां गिनती सारी मिल रही है, 4 भी मिल रहे हैं, वहां 5 भी मिल रहे हैं, 5 पहले ही नंबर पे एकदम चमक जाएगा, क्लिक हो गया, गलत हो गया, लेकिन गलत। तो ये 1-chloro-2-chloro ब्यूटेन, ये मैंने ब्रांच यहां पर लिखता हूं या यहां पर, बस ये 4 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कंफ्यूजन ये नहीं करना, ये वाला स्ट्रक्चर अलग नहीं बना। आप लोगों ने आंसर किया होगा, तो हो सकता है किसी ने इसको अलग रख दिया। हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर कट दिख जाता है कि अगर क्लोरीन यहाँ की जगह मैं यहाँ लिखूंगा वो तो आइडेंटिकल दिख जाता है, इस पे रहती है गड़बड़ कुछ। सी पार्ट पर आते हैं, ये भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। C4H8 CnH2n, एल्कीन लग रहा है देखने में, बना देते हैं एल्कीन। ब्यूट-1इन, ब्यूट-2इन, ब्यूट-3इन मत लिख देना, लेकिन चेन चेंज करेंगे, 4 कार्बन की चेन के 2 लिख दिए, 3 कार्बन की चेन का बस एक ही बनेगा। लेकिन हमें तो ऑल स्ट्रक्चर की बात की गई है। एल्कीन होता है तो साइक्लिक भी बनता है। ये तो 3 ही कार्बन थे तो एक ही चेन बन सकती थी, साइक्लिक। यहां तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में तो 2 चेन बन सकती हैं, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की। 3 की बनाएंगे तो 4 कार्बन क्योंकि गिवन है तो एक मिथाइल ग्रुप बाहर लिखना पड़ेगा हमें। भाई पूरा लिखेंगे ना, यहाँ CH3 लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ H2 लिखेंगे, यहाँ H2 लिखेंगे। तो गिन लो आप हाइड्रोजन अपने पूरे, 3 और 1 4, 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। ये गिन लो पूरे, CH2 CH2 H2 H2, 2 साइक्लिक बन गए, 3 ओपन चेन बन गए, बस चौथा नहीं बनेगा। किसी यहाँ भी कंफ्यूजन लगता है, देखो इसको भी ध्यान से देख लो, सब लोग इसको ध्यान से देख लो। बहुत सारे लोग ऐसा एक आंसर निकाल के लाते हैं कि देखो सर हमने तो एक और बना रखा है, आपके कम बने हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, ये वाला एंड ये वाला। तरीका मैं बड़ा आसान बताता हूं आपको,
IUPAC नेम लिख डालो, 2 स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है। 1 2 3 टो मिथाइल प्रोपीन, इसका लिखोगे 1 2 3 टो मिथाइल प्रोपीन। भाई डबल बॉन्ड से ही तो गिनती करोगे ना शुरू, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट नहीं है। कुछ लोग तो पहले ही थक के छोड़ देते हैं, बस 3 बन गए, साइक्लिक सोचे ही नहीं। कुछ लोग लिखने में जोश में आते हैं तो एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका सोचना, इन क्वेश्चन से हमें थिंकिंग लेनी होती है। सोच के कंसेप्ट सीख लिया, फिर बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करो इनको, बाद की बात होती है। आप लोग ये जो तरीका है ना एकदम से बड़े क्वेश्चन पे पहुंचना, अधकचरी नॉलेज होती है, वो जाके वहां पे उलझ जाते हैं। बस एक चीज क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं खौफ, डर, अब फ्रस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, वो नेगेटिविटी भी क्रिएट करता है, फिर होते नहीं। तो आप वो करो पहले जो हो रहा है, बस कॉन्फिडेंस में आओ। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ो, एक एक स्टेप बढ़ो। 1000 किलोमीटर भी जाना है तो एक एक स्टेप ही चलना होता है हमें, कदम एक ही बढ़ाना पड़ेगा। पहले बाहर निकलेंगे, तब जाके ऑटो पकड़ेंगे, तब रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, तब जाके कहीं ट्रेन पकड़ेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे। तो कदम तो एक ही बढ़ाया ना, 1 फीट का। पहले हवाई जहाज में नहीं बैठ जाना होता सीधे। तो ये छोटी प्रॉब्लम कर लो, इनमें इनसे कॉन्फिडेंस ले आओ। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आगे बढ़ो। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम मैंने ली है, मुश्किल प्रॉब्लम भी कर लेंगे जब ये समझ आ जाएंगे। कॉपी पेन लो और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। 1 मिनट मैं देता हूं करने के लिए। नंबर 3 में थोड़े ज्यादा बनेंगे, 1 और 2 बड़े सिंपल हैं, आसान हैं। सिस्टमैटिकली करोगे तो हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले मैं 1 डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा। C3H5Cl, Cl की वैलेंसी होती है 1। सोचने का एक वे बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं आप यही करो, वैसे तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर मैं इस Cl की वैलेंसी जिसकी 1 है उसको H से रिप्लेस कर देता हूं तो C3H6 हो जाएगा, एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड मुझे लिखना पड़ेगा इसमें। डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने। एक क्लोरीन लिखना होगा, तो H2 लिखोगे, H लिखोगे, यहाँ H2 लिखोगे, Cl लिखोगे। अब इस क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दो। मैं सिंप्लिसिटी के लिए H नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, H तो है ही। मैंने एक और लिख दिया, ये वाला क्लोरीन। अब ये तो अलग है, ये अलग है, ये सेचुरेटेड कार्बन पर क्लोरीन लगा है, ये अनसेचुरेटेड पे लगा है, अलग अलग कंपाउंड है भाई। ये नाम लिखो IUPAC। जब IUPAC नेम लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ये आ जाएगा 2 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ये आ जाएगा 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन। तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। वही हमसे पूछा है, अलग स्ट्रक्चर बताओ। डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहता मैं, तो रिंग बना लूं भाई, CH2 CH CH2 कनेक्ट कर दो, यहां क्लोरीन लिख दो बाहर। बस एक ही पॉसिबिलिटी है साइक्लिक रिंग बनने की, कंपाउंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। हम इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी हम ऐसे कर दें, तो भाई ऐसे कर दोगे तो गलत कर दोगे, ये आइडेंटिकल हैं दोनों, ये और ये गिनती फिर इधर से करोगे ना 1 2 3। तो इस टाइप की चीजों के लिए तो बेसिक की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। एक कर लिया हमने सॉल्व। नंबर 2 पर आते हैं, C4H8Cl2। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं Cl की वैलेंसी क्योंकि 1 होती है, इसे H मान के चेक कर लेता हूं कि डबल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है। अब इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के बराबर है, तो 2 Cl के 2H मान लो, तो C4H10 हो जाएगा, तो ये तो सेचुरेटेड है। और फिर बाकी हम चेक भी कर लेते हैं लिख करके। जब मैं 4 कार्बन लिखूंगा, 2 क्लोरीन लिख दूंगा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, एक H है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 और 2 5, 6 7 8, 8 हो गए हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन हो गए, मतलब करेक्ट है हमारी बात। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं होता प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, 1 क्लोरोब्यूटेन, सॉरी 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन। दूसरा लिखें हम स्ट्रक्चर, ब्यूटेन ही लिखो, दोनों की पोजीशन अलग अलग लिख दो। तीसरा लिखो ब्यूटेन ही लिखो, स्ट्रेट चेन, तीनों की पोजीशन अलग अलग लिख दो। चौथा लिखो ब्यूटेन ही लिखो, पोजीशन अलग अलग लिख दो। पांचवा लिखो ब्यूटेन ही लिखो, पोजीशन अलग अलग लिख दो भाई। कोई नहीं लिखा हमने, 1, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। छठा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ब्यूटेन लिखो, पोजीशन अलग अलग लिख दो। कोई रिपीट नहीं की है पोजीशन अभी तक, मैंने 6 स्ट्रक्चर बन गए और अभी तो कार्बन चेन में मैंने स्प्लिट नहीं किया। कार्बन चेन 4 की स्ट्रेट लिख करके 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। बिल्कुल मैं कह सकता हूं ऑल दीज स्ट्रक्चर आर पोजिशनल आइसोमर्स, लेकिन हमें तो पोजीशन के बियॉन्ड भी आंसर करना है, हमें चेन भी चेंज करके बताना है। देखो सोचो इसे, 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन पहला, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन दूसरा, 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन तीसरा, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन चौथा, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये तो 1,1 था, ये 2,2 है पांचवा, और इसको मैं लिखूंगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन छठा स्ट्रक्चर। सातवें स्ट्रक्चर में मैं क्या करता हूं, पोजिशनल से बाहर निकल जाता हूं। ये मैंने ब्रांच बना दी 4 कार्बन की। 2 क्लोरीन लिखने हैं अब मुझे, कई सारे लिख लेता हूं मैं ताकि मुझे टाइम की बचत मिल जाए थोड़ी। ये मैंने 4 स्ट्रक्चर लिख लिए, देखते हैं आगे अगर और बनेंगे तो और भी हम लिख लेंगे। ये क्लोरीन एंड क्लोरीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो। 4 कार्बन 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन 8 पूरे हैं, 3 और 3 6 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, 2 मिथाइल, 1,2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल, 1,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल, ये पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा क्या बना सकते हो, 6, ये 7वां स्ट्रक्चर हो गया, ये 8वां स्ट्रक्चर हो गया, ये 9वां स्ट्रक्चर हो गया, 9 स्ट्रक्चर्स हमने ये बना लिए। जब आप ये 9 स्ट्रक्चर बनाओगे तो 10वां स्ट्रक्चर बनाना नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ब्रांच लिखने के बाद या तो 1,1 लिखोगे या 1,2 लिखोगे या 1,3 लिखोगे। आपको अगर लगता है यहां क्लोरीन क्लोरीन लिख दिया, इस पर 2 क्लोरीन लिख दिए, तो ये तो पहले वाला आइडेंटिकल हो गया, इसका आइडेंटिकल हो जाएगा, ये 7वें का। हम कुल मिला करके ये इसमें आंसर करेंगे जो सामने लिखा है। तो टोटल ये 9 स्ट्रक्चर बन गए और 9 स्ट्रक्चर के हमने यहां पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए, आंसर्स कर लिए। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो इसको, C5H11Cl, C5H12 CnH2n प्लस 1 Cl, यानी सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है ये, तो इतना जज करना पड़ेगा इसको। आप 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लिख दो, पहले क्लोरीन नहीं लिखता मैं, बस 5 कार्बन की चेन लिख दी मैंने। अब इस पे जितनी भी पोजीशन क्लोरीन की आ जाएगी बाद में लिख दूंगा मैं। ब्रांच बना देता हूं मैं, 4 कार्बन 1 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, ये अभी क्लोरीन लिखूंगा मैं आकर इस पर वापस। 5 कार्बन की चेन में ऐसे भी लिख सकता हूं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये तो रहा वेरिएशन जो पेरेंट कार्बन चेन का था। अब क्लोरीन की पोजीशन का वेरिएशन करने के लिए
मुझे यहां क्लोरीन लिखने होंगे। 1 पोजीशन पर क्लोरीन लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5, 2 पर लिख सकता हूँ, 3 पर, 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में इतना फुर्सत थोड़ी होती है जितना तसल्ली से बैठ के यहाँ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तो हमें सीखना है, क्योंकि तो आप ऐसे ही लिख दोगे बस 3। कैसे? पेंटेन चेन पर 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ये 3 बने। 4 क्लोरो में तो 2 ही क्लोरो हो जाएगा। देखो किसी को नहीं समझ आई तो बात, बस ये वाला लिख रहा हूं मैं एक, ये 3 स्ट्रक्चर कैसे बने। 3 बार मैंने पेंटेन लिख दिया, और एक बार 1 पर क्लोरीन लिखा, एक बार 2 पर क्लोरीन लिख दिया, एक बार 3 पर क्लोरीन लिख दिया, ये 3 बन गए। अब मैं यहां से बनाता हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन से 4 बनेंगे भाई, ध्यान रखना। एक ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक ये, इसको बात को याद रखोगे अच्छी तरह से। क्या बोलती है वो मकड़ी में शबाना आजमी, स्मरण रहे। 1 क्लोरो 2 क्लोरो, हिंदी जानते हो ना सब लोग। 3 क्लोरो 4 क्लोरो, बल्कि नाम मैंने यहां अपनी आसानी के लिए 1 2 3 4 बोल दिया, नाम चेंज हो जाएगा। इसे मैं बोलूंगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, इसे बोलूंगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, इसको बोलूंगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, क्योंकि गिनती तो इधर से होगी ना, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। अभी तक हमने कोई नहीं लिखा स्ट्रक्चर, इसकी गिनती जब मैं करूंगा तो 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये 4 स्ट्रक्चर इस ब्रांच वाले से बन जाएंगे। 4 ये ले लिए हमने, 3 और 4 7 बन चुके हमारे स्ट्रक्चर। जब मैं इस नियोपेंटेन पर, कॉमन नेम है नियोपेंटेन पर, जब मैं क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं क्लोरीन यहां लिख देता हूं, या तो मैं इधर लिख दूं या इधर लिख दूं। अगर क्लोरीन मैंने ऊपर लिखा तो आइडेंटिकल है। बड़े कंफ्यूजन लगते हैं बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को जो बड़े अच्छी तरह से कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, फिर भी प्रैक्टिस की कमी की वजह से इनको अलग अलग लिख बैठते हैं। ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन बिल्कुल आइडेंटिकल है भाई, ध्यान से देखो इसे। और कम पक्का करना है तो क्या करो, आईयूपीएससी नेम लिख लो, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, इसकी गिनती करोगे यहां से 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बस एक बनाइए, ऐड कर दो, 3 4 7 और 1 8, 8 स्ट्रक्चर बन गया टोटल। ये अप्रोच बता रहा हूं मैं क्वेश्चन नहीं सिखाना चाहता आपको कि बस यही क्वेश्चन, मैं अप्रोच सिखाना चाहता हूं। यहां मैं इसे क्वेश्चन को कैसे लेकर के चला, C5H11Cl, एक वेरिएशन किया मैंने पोजीशन में क्लोरीन की, एक वेरिएशन किया मैंने कार्बन की चेन में। अब आप जब प्रॉब्लम को करते हो तो पहले किसी ने लिख दी 4 कार्बन की स्ट्रेट, एकदम से ये लिख दी, तो भैया पहले स्ट्रेट चेन के तो सारे पूरे लिख लो, वरना मिक्स हो जाएंगे सारे, गिनती रह जाएगी फिर। तो पहले स्ट्रेट चेन के पूरे लिख लो, फिर एक ब्रांच करके मिथाइल करके सारे लिख लो, फिर आप 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के सारे लिख लो, फिर उन्हें ऐड कर दो। पहले एक ये लिख लिया, फिर एक इसका लिख लिया, फिर एक इसका, फिर एक इसका, फिर ये तो ऐसे हो गया जैसे कंप्यूटर काम करता है, अपने अलग अलग सेगमेंट बना के ला के इंस्टॉल कर देता है। हमारा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता, हम तो बड़े सीधे तरह से काम कर रहे हो, हमारे फ्लो चार्ट अलग होते हैं दिमाग के काम करने के। तो ऐसे ही प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व की मैंने, ऐसे ही प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व की। तो मैं समझता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर इस टाइप की प्रॉब्लम, अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर से बाहर निकल के थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम का स्पेसिफाइड करते हैं। पोजिशनल में क्योंकि चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, तो मैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म पर कुछ क्वेश्चन देने की आपको अभी शुरुआत कर रहा हूं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी।
तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको लिखी हैं, इसमें पोजिशनल आइसोमर आपको इस तरह से बताने हैं कि इनके बेसिक नेम एंड स्ट्रक्चर में चेंज ना आए। भाई हेक्सेन लिखा है तो साइक्लोहेक्सेन लिखा है तो साइक्लोहेक्सेन तो आपको देना ही पड़ेगा। डाइक्लोरो मतलब ये नाम मेंटेन रहे उसका, जो आप आंसर करो वो डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जरूर। उसके जितने डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बनाने हैं, ब्रोमोक्लोरो आयोडोबेंजीन के जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपको वो बनाने हैं। तो जल्दी से ये 1 मिनट में दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, दूसरा उसके बाद कर लेंगे। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, उस साइक्लोहेक्सेन पर हमें 2 क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने हैं। साइक्लोहेक्सेन लिख लेता हूं मैं, ऐसे ही रैंडम जितने भी मर्जी हो आपकी लिख लो पहले। अब इस पर क्लोरीन की पोजीशन हमें अलग अलग लिखते हुए, डाइक्लोरो है मतलब 2 क्लोरीन, हमारी मर्जी है किसी भी पोजीशन पर लिखें जहां लिखे जा सकते हैं। क्लोरीन क्लोरीन 1,1 डाई क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो लिख सकता हूं मैं। ध्यान रहे ये बेंजीन नहीं है, आधे लोग इसे बेंजीन के साथ कंफ्यूजन कर देते हैं। 1,3 डाइक्लोरो एंड 1,4 डाइक्लोरो, बस पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर। टोटल फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 4 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, यानी पोजिशनल आइसोमर बन सकते हैं। पोजीशन ही तो की अलग। अब पोजीशन आपने ऐसे अलग कर दी कि साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोपेंटेन बन गया, तो मैं तो क्वेश्चन से बाहर आ गया ना फिर, क्योंकि डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के बनाने हैं स्ट्रक्चर्स। 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब इस पर आते हैं नंबर 2 पर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ब्रोमो क्लोरो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले ब्रोमो एंड क्लोरो लिख लिए, आयोडो भर देंगे अभी इसमें, बाद में भर देंगे। BrCl, ये तो डिफरेंट ही है, कोई मना नहीं कर सकता। 1,2 1,3 है, एक 1,4 है, 3 बन गए। बड़ी आसान प्रॉब्लम है ये अगर अप्रोच पता है तो। अब ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो इसमें आयोडीन लिखना है, तो मैं पहले से आंसर बनाता हूं 1 से। मैं इसमें आयोडीन फीड करने की कोशिश करता हूं। आयोडीन फीड करने के लिए मैं कहां कहां पर आयोडीन फीड कर सकता हूं, Br एंड Cl, एक आयोडीन यहां लिख सकता हूं, एक आयोडीन मैं लिख सकता हूं इस पोजीशन पर, एक आयोडीन मैं लिख सकता हूं, भाई BrCl ये वाला लिया ना मैंने, तो Cl एंड Br को तो मैं नहीं हिलाऊंगा अपनी जगह से। इस पर आयोडीन को मैं रोटेट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, रोटेट मींस बॉन्ड तोड़कर दूसरी पोजीशन पर लगा दूंगा, Br एंड Cl। अब जब मैं यहां आयोडीन को फीड करूंगा तो एक आयोडीन यहां लिखा गया, एक आयोडीन यहां लिखा गया, एक आयोडीन लिखा गया इस पोजीशन पर, एक आयोडीन लिखा गया इस पोजीशन पर। ध्यान रहे, स्मरण रहे कि ये सारे अलग अलग हैं। सेकंड, अच्छा सेकंड इसे बोलना था, फर्स्ट नहीं, अच्छा ये तो आयोडीन है, सॉरी। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्लोरीन के पास आयोडीन है, क्लोरीन पर एक छोड़कर आयोडीन है, क्लोरीन के बिल्कुल सामने आयोडीन है, यहां आयोडीन लिखना था, सॉरी ये भी गलती कर दी, दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। अच्छा क्लोरीन के बिल्कुल सामने आयोडीन आ गया, ब्रोमीन के एडजेसेंट आयोडीन आ गया, सब अलग अलग हैं ये।
4 बन पाए पहले वाले ब्रोमो क्लोरो जब ऑर्थो पर हैं तब। अब मैं इस पर आता हूं। इस वाले स्ट्रक्चर को उठाकर मैं 2-3 बार लिख देता हूं ताकि मैं इसमें आयोडीन को अलग अलग पोजीशन पर रोटेट कर पाऊं। क्या किया मैंने? ब्रोमीन क्लोरीन लिख दिए। ब्रोमीन एंड क्लोरीन लिख दिए। क्या किया मैंने? ब्रोमीन एंड क्लोरीन लिख दिए। बी आर यहां लिखा, क्लोरीन वहीं लिखा रहने दिया जो वाला स्ट्रक्चर मैं पिक कर रहा हूं। क्या किया मैंने? ब्रोमीन एंड क्लोरीन लिख दिए जो स्ट्रक्चर। और लिख लो कितनी बार, जो आइडेंटिकल आ जाएंगे हटा देंगे हम उसमें। मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन जो था वो मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं आयोडीन फीड करता हूं, यहां से करता हूं। चलो, आयोडीन दोनों के बीच में कर दिया फीड। एक मेरा ये आंसर आ गया, 5वां स्ट्रक्चर बन गया ये। मैंने आयोडीन यहां लिखा, इससे तो अलग है ये, इन सबसे तो अलग हो गए क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन ही अलग है इसमें, तो 6ठा स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आयोडीन यहां लिखा, तो बिल्कुल अलग है इनसे। और ये वाले 4 तो इससे सिमिलर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 1,2 है, ये 1,3 क्लोरीन ब्रोमीन है। 7वां स्ट्रक्चर हो गया। 8वां स्ट्रक्चर मैं आयोडीन यहां लिख दूं ब्रोमीन के एडजेसेंट, क्लोरीन के सामने। ये 8 हो गए। तो 4 और 4 8 तो यही हो गए। बाकी इनसे हम दोबारा से लिख लेते हैं। इसको जब मैं लिखता हूं दोबारा से तो बी आर लिख लो, क्लोरीन लिख लो, यहां बी आर एंड क्लोरीन लिखो। और लिख लो बी आर एंड क्लोरीन, क्या पता बन ही जाए। और लिख लो बी आर एंड क्लोरीन, हो सकता है बन जाए। रैंडम लिखे हैं ये। अब मैं इसमें आयोडीन फीड करता हूं। मैं अगर आयोडीन इधर फीड करता हूं तो एक ये 9th स्ट्रक्चर बन गया। ये है एडजेसेंट टू ब्रोमीन। ये 9वां स्ट्रक्चर इन 8 से सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ब्रोमीन क्लोरीन तो 1,4 है पहले से ही, इसमें तो 1,2 एंड 1,3 थे। तो आयोडीन कहीं भी लिखो डिफरेंट ही आएगा स्ट्रक्चर, मतलब इनसे 8 से तो डिफरेंट ही आएगा। हाँ, ये आपस में सिमिलर हो सकते हैं। जब मैं आयोडीन को यहां इस पोजीशन पर लिखूंगा तब ये एक क्लोरीन के एडजॉइनिंग आया। 10वां स्ट्रक्चर अलग है ये, लेकिन अगर मैं आयोडीन को अब इधर लिखता हूं तो ये ब्रोमीन के एडजॉइनिंग और एक कार्बन छोड़कर फिर क्लोरीन, ये ब्रोमीन के एडजॉइनिंग एक कार्बन छोड़कर क्लोरीन। तो 9th स्ट्रक्चर दोबारा लिख बैठा मैं। ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर होगा इस 9 के, और ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं इधर भी लिख देता हूं आयोडीन तो ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा इस 10वें स्ट्रक्चर के। बस हम बना पाए 10, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग थोड़ा सा पीछे रह गए 9 वाले, अदरवाइज काफी अच्छी कोशिश की है। जिन लोगों ने 9 किया, आंसर 8 किया है, उन्होंने अच्छी कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये प्रॉब्लम अपने आप में, ऐसी प्रॉब्लम बेंजीन की क्या करके देते हैं, या तो 2 दे देंगे। 3 वाली तो थोड़ी सी बड़ी मतलब मुश्किल प्रॉब्लम, लेकिन आई हुई है प्रॉब्लम, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अप्रोच से बाहर है, क्योंकि इतने करने में तो, समझाने में तो देर लगती है, लेकिन वैसे सोचने में ये किया 4 इसके बन गए, 4 यहीं के यहीं कर लोगे ना। एक एक किया, एक एक किया, एक एक किया, 4 डिफरेंट, 4 ये 4 ये 2 ये 4 2 4 8 2 10, ऐसे करके सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव में। तो लेकिन अब यहां तो मुझे समझाना है, डिटेल बतानी है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही ना। एक क्वेश्चन को करने में मुझे यहां अगर 5-6 मिनट लग रहे हैं तो वहां तो आपको 1 मिनट लगना चाहिए, इसको दिमाग में होगा तब। वेल, तो मैं समझता हूं ये समझ लग गया होगा आपको।
आज के लिए हम इतना रखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके, अभी कोई बात नहीं, आइसोमेरिज्म के ही अभी और क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस। मुझे एक टॉटोमेरिज्म भी करना है, अगली क्लास रखेंगे टॉटोमेरिज्म की, उसमें डिस्कस करते हुए फिर मैं उसके क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस, इंपॉर्टेंट पार्ट है।